Hello, my dear students. This is Kumar Yadvinder Kaur, Physics Faculty Civil Staff. So here I am to discuss the DSSSB previous year question papers and the questions from the physics, right? And I hope all of you are ready for it. So now, without wasting time, let's get started. So here is the first question. So in the first question, it says, who among the following invented lasers? Right? कि इन चार साइंटिस्ट में से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने इन लेजर्स को इन्वेंट किया, राइट? तो हमारे पास चार नाम है. ऑब्वियसली ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं समझा सकते, लेकिन हम क्वेश्चन से ही अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं कि अच्छा ये अगर चार ऑप्शन में आ सकते हैं तो मतलब ये चार आपको एज अ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट? एक अलग से डिफरेंट क्वेश्चन बन के भी आपको आ सकता है. सो अगर हम एक इंडिविजुअली इन सब के बारे में पढ़ें, देन यू विल सी द थियोडोर मेयमैन, ही इन्वेंटेड द लेजर्स. Dennis Papin invented the pressure cookers. William Morton invented the use. Basically, he was the first one to give the use of either in the surgery, right? Then we have the Francis Crick. He discovered the double helix of DNA. ये तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे अगर आप बायो में अच्छे हो, आपको पता होगा. देन ये जो पॉइंट है ये आप एलिमिनेट भी कर सकते हो एज इट इज, राइट? देन यू हैव थ्री ऑप्शंस लेफ्ट, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट. So the answer for the previous question would be the Theodore Maiman. That is the option A is going to be the right one because he invented the lasers. Moving to the next question, we have for a harmonic oscillator the graph between the momentum and the displacement x would come out as. So हमारे पास क्या है, उन्होंने वैल्यूज दे दिया, हमारे पास मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट दे दिया एंड दे आर आस्किंग कि जो हमारा ग्राफ बनेगा इन दोनों के बीच में वो कैसा ग्राफ बनेगा एक्चुअल में. सो इफ यू आर गुड एट इट, राइट, अगर आपको याद हो इक्वेशंस, देन यू विल फिगर आउट कि एक्चुअली में जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो कौन सी इक्वेशन आ रही है. सो हियर इज द इक्वेशन which is basically x square upon a square plus p square upon ma omega whole square is equals to 1. Now this is something like x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. तो अब ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन होती है, ये होती है एलिप्स की, राइट? सो आंसर फॉर दिस वुड बी दी एलिप्स, राइट? तो उसका पाथ क्या होगा, वो उसका होगा एलिप्टिकल पाथ होगा. अब यूजुअली बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, एलिप्स और हाइपरबोल में कंफ्यूज हो जाते हैं. अब पूछोगे क्यों? अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो देन यू वुड नो कि अगर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, इक्वेशन सेम है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन आने से ये इक्वेशन किसकी बन जाती है, ये हाइपरबोल की बन जाती है, राइट? बट आपके पास जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट दिस इक्वेशन एंड ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस फॉर्म की है, जो फॉर्म किसकी है, एलिप्स की है, राइट? यहाँ पर जो ए है वो कैपिटल ए है, यहाँ पर जो बी है दैट इज एम ए ओमेगा. सो दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. So option D is going to be the right answer, that is an ellipse. So I hope up to here everything is clear. अब तक बहुत easy जा रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा difficult नहीं है. Straight line, parabola, circle and ellipse, चार ऑप्शन दिए थे आपको. अगर इक्वेशन मालूम है, इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मालूम है, देन यू कैन इजीली फिगर आउट कि आपके पास क्या आंसर आएगा. आप एलिमिनेट भी कर सकते हो. बेसिकली देखो जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरह की आएगी आपके पास, राइट? अगर आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर आ रहा है तो दैट मींस स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकती, राइट? अगर आपके पास एक स्क्वायर आ रहा है, एक वेरिएबल पे स्क्वायर आ रहा है, एक वेरिएबल पे स्क्वायर नहीं है, देन इट कैन बी पैराबोला, ठीक है? अगर आपके पास दोनों पे स्क्वायर आ रहा है देन इट्स पॉसिबल कि वो सर्कल भी हो सकता है, वो एलिप्स भी हो सकता है. बेसिकली जो सर्कल है वो क्या है, वो एलिप्स का एक स्पेशल केस ही तो है.
इट्स लाइक अभी एलिप्स की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, ये एलिप्स की इक्वेशन है, बट अगर सपोज मैं a को b के बराबर कर दूं, राइट, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये इक्वेशन किसकी बन गई, ये बन गई सर्कल की, ठीक है, ये इक्वेशन किसकी है, एलिप्स की। पर यहां पर हमारे पास क्या वो दोनों बराबर थे, हमारे पास ये दोनों बराबर नहीं थे, जिसके कारण हमारे पास आंसर क्या आया, डी विच इज एन एलिप्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि आपको कैसे ये पता लगाना है कि किसका क्या ग्राफ बनेगा। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, आपको ग्राफ्स अच्छे से पढ़ने हैं। ग्राफ्स किसके किसके, जैसे कि हो गया स्ट्रेट लाइन, एक्सपोनेंशियल, रिवर्स या फिर इनवर्स, जो हमारा फंक्शन रहता है उसका, लॉगरिथम, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। एटलीस्ट ये ग्राफ तो आपको वैसे ही पता होने चाहिए, इतने ग्राफ्स आपको नॉर्मली पता होने चाहिए। अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो तो कहीं पर भी कोई भी चीज यूज हो सकती है, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव अ बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली, ओके, एक बुलेट है जिसको वर्टिकली फायर किया गया है फ्रॉम 400 मीटर टॉल टावर, ठीक है, विद 80 विद स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे दी, इनिशियल वेलोसिटी जी हमें 10 लेना है, टाइम टेकन बाय बुलेट टू रीच द ग्राउंड। सो इतना तो समझ में आ गया कि आपके पास ये क्या है, एक टॉवर है, ठीक है, यहां पर आप खड़े हो, आपने एक बुलेट को फायर किया, वो कुछ हाइट लेगी, देन वो नीचे आ जाएगी। अब इस पूरे केस में अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ कर दो, देन आपके पास क्या है कि इसको अब 3 पॉइंट्स दे दो कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, सी ग्राउंड है, ए हमारा क्या है, टॉप है। अब यहां से बुलेट को ए पॉइंट में आने तक सपोज टाइम लगा t1, ए से लेके बी तक आने में टाइम लगा t2, और बी से लेके सी तक आने में टाइम क्या लगा, t3। देखो पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो डायग्राम बनाई है वो मैंने मतलब आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बुलेट को फायर किया, ठीक है, और ये हमें दे दिया है 400 मीटर्स। जब हमने बुलेट को फायर किया तो हमें इनिशियल वेलोसिटी इधर दे दी गई है विच इज 80 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखोगे कि उसने टॉप मोस्ट पॉइंट जो ए पॉइंट है वो वहां तक पहुंच गई, टॉप मोस्ट पॉइंट से वो क्या आ रही है, वापस आ रही है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमेशा हमेशा जो हमारी वेलोसिटी रहती है, फाइनल वेलोसिटी वो हमेशा रहती है 0। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है टी की, और एक्सेलरेशन, हम ग्रेविटी कहाँ लग रही है, ग्रेविटी नीचे को लगती है ना, तो हम लोग ऊपर को जा रहे हैं, तो मतलब हम लोग वैल्यू जो लेंगे ए की वो क्या लेंगे, माइनस ऑफ जी, दैट मीन्स माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है t1 की वैल्यू। अगर हमने t1 की वैल्यू निकाल ली, देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और जो नीचे आने का टाइम है, मतलब ऊपर जाने का और नीचे आने का, वो टाइम बराबर है। तो मतलब या तो आप t1 निकाल लो या तो आप t2 निकाल लो, कोई भी निकाल लो इनमें से, तो वो जो टाइम आ गया वो t2 के बराबर आ जाएगा। अगर आप t2 निकाल रहे हो तो फिर t1 के बराबर आ जाएगा। मैं t1 निकाल रही हूँ, ठीक है। अभी जो t1 आएगा उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशंस रहती हैं, दैट इज v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and then we have v square minus u square is equals to 2as, right। अगर मैं वो तीनों लिखूं, राइट, अगर मैं ये लिखूं तो आप ये देखोगे कि इसमें हमारे पास टाइम है ही नहीं, तो हम इसको वैसे ही यूज नहीं कर सकते, राइट। और तो हमारे पास क्या रहेगी, एक फर्स्ट इक्वेशन है, एक सेकंड इक्वेशन है, और
ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन एस नहीं है। एस क्या है, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, अब ये 400 नहीं लेना, ये वाला, ठीक है, ये भी हमें मालूम नहीं है, तो ये भी जो इक्वेशन है ये हम नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखोगे, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास सब कुछ है, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो जो v है हमारा वो क्या है 0, जो u है हमारा वो क्या है 80, a की जगह क्या आ जाएगा -10, t की जगह क्या आ जाएगा t1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास t1 की वैल्यू आ जाएगी 8 सेकेंड। 80 डिवाइड बाय 10 यू गेट 8। सो t1 आ गया हमारे पास 8 सेकेंड। तो मैंने क्या बोला था कि जो हमारा t1 है वही हमारा t2 भी है, राइट। तो t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड। तो जो हमें चीजें चाहिए थी, हमें t1 t2 और t3 है ना, वो टाइम चाहिए था, क्योंकि हमें टोटल टाइम निकालना है। तो ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, फिर नीचे आने का टाइम, राइट। सो ये हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं, हमें क्या निकालना अभी t3। अब ये दोनों टाइम कितने आ रहे हैं, 8 सेकेंड आ रहे हैं। अब हमें निकालना है t3। t3 को कैसे निकालेंगे हम लोग, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ना वो कितनी है, वो हमारे पास अब क्या है 80 है, क्योंकि हमने अब इस पॉइंट से नीचे आना है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे फॉर्मूला रहेगा उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास u की वैल्यू है 80 मीटर पर सेकेंड। जो अब हमने ये 400 डिस्टेंस हमने ये अब यूज कर सकते हैं, पहले नहीं, ठीक है। अब हम B to C आ रहे हैं, तो S हम लिख सकते हैं 400 मीटर, राइट। और अब दोबारा से इक्वेशंस को देखो, अब नीचे आ रहे हैं, तो जो हमारा A है दैट विल बी प्लस G, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट्स का भी ध्यान रखना, यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं होना। तो अब हमारे पास हमें t की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, v हमें नहीं मालूम अभी, ठीक है। तो हम पहली इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, सेकंड यूज कर सकते हैं, राइट। तो थर्ड भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि v अगेन नहीं मालूम। तो जो सेकंड इक्वेशन है हम उसको यूज करेंगे। तो s की वैल्यू अगर आप पुट करोगे वो आएगी 400, ये आ जाएगा 80 इंटू t3 प्लस हाफ इंटू 10 t3 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ t3। अगर आप इसको देखोगे तो आपके पास ये क्या बनी है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है बेसिकली। तो आपके पास क्या आएंगी, आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, t3 की। तो t3 की जब आप सॉल्व करोगे, ओके सो वी लैक द स्पेस, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है अभी, ओके ये 8 सेकेंड्स याद रखना। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, t3 क्यूब प्लस 16 t3 t3 स्क्वायर प्लस 16 t3 इज इक्वल्स टू 8, राइट। या फिर t3 स्क्वायर प्लस 16 t3 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास t3 की दो वैल्यूज आ जाएंगी। आप इसको स्प्लिट करना है ना आपको, तो आप कैसे स्प्लिट करोगे, हम लोग 20 एंड 4 ले सकते हैं, 20 एंड -4, t3 को कॉमन लिया
T3 minus 4 plus 20, T3 minus 4 is equals to 0, T3 plus 20, T3 minus 4 is equals to 0. तो T3 की वैल्यू आ गई -20 और T3 की वैल्यू क्या आ गई 4. अब ये साफ साफ क्लियर है कि जो हमारा टाइम है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो गया. ठीक है, लेकिन टाइम जो है हमारा वो 4 के बराबर हो सकता है. तो हमारे पास T1 की वैल्यू भी आ गई, T2 की वैल्यू भी आ गई और T3 की वैल्यू भी आ गई. तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो जो टोटल टाइम पीरियड बनेगा वो क्या बनेगा, 4 + 8 + 8. तो आपके पास क्या बना, टोटल 20 सेकेंड. तो टोटल टाइम पीरियड जो बुलेट ने लिया ऊपर से नीचे आने तक का, वो कितना आया, 20 सेकेंड्स. सो आई होप कि ये सारा का सारा न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो. इसमें काफी चीजें थी. मैं चाहती तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर सकती थी बहुत अच्छे से कि ये कैसे आया, क्योंकि कई बच्चे इसमें भी स्ट्रगल करते हैं, राइट. बट फॉर राइट नाउ लेट इट बी. सो आई होप ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपका क्लियर है. Then, so option C is going to be the right answer. Then we have with rise of temperature the coefficient of electrical resistance, right. अब जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो हमारा बढ़ रहा है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है. ठीक है, अब ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव कोफिशिएंट है, नेगेटिव कोफिशिएंट है ना. तो उसके हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारी वैल्यू है वो अलग अलग आती है. ठीक है, तो दैट मीन्स चाहे वो थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर, टंगस्टन वायर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर, किसकी भी बात करें हम लोग, इन सभी के लिए 3 वैल्यूज तो गलत होंगी और सिर्फ एक वैल्यू जो है वो सही होगी. हमें वो फिगर आउट करना है कि कौन सी सही है. ठीक है, तो अगर आप देखो तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर के लिए, जैसे ही मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है. तो अगर आपको याद हो, आपने पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ा हो, तो ये बिल्कुल मैच कर रही है. जो हमारा पिछला पॉइंट था वो भी यही कह रहा था कि इट विल डिक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज. सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में क्या है, डिक्रीज होगी. पीछे क्या लिखा हुआ था, इंक्रीज होगी. तो ये पॉइंट पीछे गलत है, राइट. Then resistance for tungsten that increases with temperature. जैसे टेम्परेचर राइज वैसे रेजिस्टेंस राइज. और अगर हमारे पास डोप्ड सेमीकंडक्टर है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटी. सो क्लियरली हमारे पास एक आंसर है एंड दैट आंसर इज दिस, दैट इट डिक्रीजेस फॉर अ थर्मिस्टर. कि जो हमारा टेम्परेचर है जैसे आप उसको इंक्रीज कर रहे हो तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगी इसके लिए. आई होप अब तक आप सबको जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. तो स्टे ट्यून्ड. वेल, अब हमारे पास है कि जो P है हमारा वो प्रोटॉन के लिए है, जो N हमारा वो न्यूट्रॉन के लिए है. तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है. सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए. देखो जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही लग रही है. न्यूक्लियस का जो ऑर्डर है उसके साइज का वो कितना होता है, 1 फर्मी मीटर के अराउंड होता है, विच इज अराउंड 10⁻⁻15 मीटर, है ना. तो ये कितना छोटा है, मतलब और जैसे ही आप उससे बाहर आ रहे हो तो वो फोर्स खत्म हो रही है. दैट मीन्स जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है. ठीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये. ठीक है, अब ये अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है. ये वैसे तो अट्रैक्टिव है एक सर्टेन डिस्टेंस तक, बट जैसे ही आप उस डिस्टेंस को आगे जाने की कोशिश करते हो देन इट बिकम्स रिपल्सिव, राइट. तीसरा, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है. चार्ज इंडिपेंडेंट है मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, पॉजिटिव है नेगेटिव है कि चार्ज है ही नहीं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस सभी में क्या लगेगी, बराबर लगेगी. एंड डेफिनेटली ये जो प्रॉपर्टी है ना यही यहाँ पर यूज हुई है. यहाँ पर वो कह रहा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन मतलब उन सब में कैसे वैल्यूज
लग रही है। अब देखो ये क्या लगती है, ये क्योंकि चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये सभी पे ना इक्वल लगती है, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, कुछ भी हो, सब पे बराबर है। तो जहां पर भी आपको ये साइन दिख रहे हैं वो ऑलरेडी गलत है। सो ऑप्शन डी में आपके पास इक्वल है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको थोड़ा सा अगर कंसेप्ट पता हो, थोड़ी सी चीजें पता हो, उसको क्या करो, थोड़ा सा और पॉलिश करो, एंड देन यू गुड टू गो, राइट। सो ये था हमारा क्वेश्चन, एंड उसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, वो स्पिन इंडिपेंडेंट भी होते हैं। राइट। सो आई होप यहां तक आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो रहे हैं, एंड लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि हमारे पास एक बीम है प्रोटॉन की एंड एक बीम है हीलियम न्यूक्लियाई की, और उनकी क्या है आइडेंटिकल, जो चीज इंपॉर्टेंट लगे ना उसको पहले ही हाईलाइट कर लो, क्या है आइडेंटिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ क्या है, सेम है दोनों की, प्रोटॉन की भी और हीलियम की भी, ठीक है। सो लैम्डा पी एंड लैम्डा एच इच, दे आर गोइंग टू बी सेम। अब उसने बोला कि अभी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इन सबकी हमें क्या लेनी है, रेशियो लेनी है, राइट, कि क्या आ रही है। अब इनमें से ऑप्शन एक ही सही होएगा, सारे सही नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में साफ दिख रहा है, ऐसा तो लिखा नहीं बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ अबव और समथिंग। तो हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, जैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा हम वहीं पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। अब अगर प्रोटॉन के लिए लिखूं तो ये आएगा हमारे पास लैम्डा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम पी वी पी, और वही अगर हीलियम के लिए लिखूं तो वैल्यू क्या आएगी, एच अपॉन एम एच ई वी एच ई, राइट। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हम इनकी रेशियो ले सकते हैं, बट देखो अभी प्रोटॉन तो सबसे छोटा है, हीलियम की तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब जो मास है ना हीलियम का, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जो हीलियम है, हीलियम में हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, वो 2 होता है, मास नंबर उसमें क्या होता है 4 होता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि उसमें क्या है, 4 हमारे प्रोटॉन्स हैं, राइट। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं दैट इज, राइट, बेसिकली क्या होता है हमारे पास और चीजें भी आ जाती है, बट दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। सो हम लोग लिख सकते हैं 4 MP, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड करना है। अब जो लैम्डा पी है दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम पी वी पी अपॉन एच अपॉन एम एच ई वी एच ई, राइट। अब जो एच एच है वो तो कैंसिल हो गया। अब जो Vp अपॉन वी एच, ये मैंने क्या बोला कि वो बराबर है लैम्डा, सॉरी लैम्डा P इज इक्वल्स टू लैम्डा एच, तो ये भी कैंसिल होके 1 रह गए, ठीक है। अब मासेस जो है, एम एच की जगह मैंने अभी क्या पुट कर देना है, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ एम पी वी एच अपॉन एम पी वी पी। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। बेसिकली हीलियम में क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, दोनों का मास सेम ही होता है, तो हम लोग 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन कर रहे हैं, तो वो मास को हमने हीलियम में यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद एमपी एमपी भी कैंसिल हो गया, तो अब आप देखोगे आपके पास क्या आ गया, वी एच ई अपॉन वी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1 अपॉन 4 आंसर आ गया। दैट मीन्स वेलोसिटी रेशियो के आगे 4 आ गई, है ना। अब देखते हैं पीछे क्या ये मैच हो रहा है कहीं। सो यस, वेलोसिटी रेशियो क्या आ रही है हमारी, 4 आ रही है, राइट। अब देखो वहां पे ना प्रोटॉन अपॉन हीलियम लिखा था, तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना
कि आपके पास यहाँ पर हीलियम अपॉन प्रोटोन है, तो आपकी जो रेशियो है वो 1/4 आई है, बट उन्होंने क्वेश्चन में प्रोटोन टू हीलियम लिखा है, सो इट्स एक्चुअली Vp अपॉन VHg, तो ये आ जाएगा 4/1। सो अल्टीमेटली आपकी जो वेलोसिटी रेशियो आई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। सो यू डोंट नीड टू पैनिक। सो इसके आगे क्या हमें हम करने की जरूरत है, हमें नहीं जरूरत, राइट, क्योंकि हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है। अब अगर आपको निकालना पड़ा आगे, तो काइनेटिक रेशियो 2, अब काइनेटिक रेशियो, काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। तो पहले आप वेलोसिटी की रेशियो निकाल लोगे, फिर आप मास का आपको मालूम है कैसे चेंज होगा, देन बाय यूजिंग हाफ mv² बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ mmv एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आ गया मोमेंटम। मोमेंटम में क्या होगा, आपने पहले वेलोसिटी की निकाली, मोमेंटम इज p इज इक्वल्स टू mv, तो मास की वैल्यू पहले पुट कर दोगे आप कि हाँ कि प्रोटॉन का इतना है, हीलियम का इतना टाइम्स हो जाएगा, एंड देन उसके बाद आप मोमेंटम निकाल लोगे। ठीक है, अब क्योंकि पहला आ गया तो हम वहीं पे स्टॉप हो गया, लेकिन इन दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, इसके लिए हम लोग करेंगे हाफ mv² यूज, इसके लिए p इज इक्वल्स टू mv यूज। तो ये हमारे पास रहेंगे फॉर्मूलाज, इनको यूज करके आप बाकी की रेशियो भी निकाल सकते हो। अगर आपको एक भी पॉइंट ऐसा आ गया ना, अच्छा बोथ बी एंड सी सेम, बोथ ए एंड सी, या फिर ए एंड बी की ये आंसर क्या है सेम है, तो आपको फिर भी सभी के लिए निकालना पड़ेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन वी हैव the diamagnetism of an atom arises due to, so basically जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म के बाद में आप इन चीजों को पढ़ते हो, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड सो ऑन। तो वहां पर आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो डायमैग्नेटिज्म है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वो क्यों होता है, वो ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, then we have to compare the energy of the recoil of an atom when it emits an X-ray photon, जिसकी हमें वेवलेंथ दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम। तो बेसिकली दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के सर में ऐसे गोल सा होता है, राइट, एंड टू दैट ऑफ अ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट। अब हमें ये बताना है कि एनर्जी की रेशियो क्या है। अब हमें मालूम है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, या तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू एच म्यू, या आप लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। तो अब ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो मतलब जो E है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर आप E1 अपॉन E2 ले रहे हो तो दैट इज इक्वल्स टू λ2 अपॉन λ1। अब λ1 अगर मैं ले लूँ इसको, एक्सरे को, और उसको विजिबल को ले लूँ 2, तो ये आ जाएगा 5000 अपॉन 1, दैट मीन्स 5000 रेशियो। एनी डाउट्स? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। सो ये किसका आंसर आया, इसकी ऑप्शन कौन सी राइट है, तो यस ऑप्शन बी इज द राइट। Now moving to the next question, here we have the exciting line, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है। So we have the exciting line with lambda is equals to 5000 एंगस्ट्रॉम। इसमें रमन लाइन में क्या होता है, आपके पास एक एक्साइटिंग लाइन होती है, एक स्टोक्स लाइन होती है, एक एंटी स्टोक्स लाइन होती है, राइट। तो अभी जो स्टोक्स लाइन है उसके लिए वैल्यू भी आपको दी हुई है, दैट इज 5100 एंगस्ट्रॉम, एंड देन फॉर द सेम सब्सटेंस आपको एक्साइटिंग लाइन ये दे दी है, राइट। एंड इसके लिए पूछा जा रहा है कि इसकी एंटी स्टोक्स लाइन कैसे है। तो अब ये एक्साइटिंग है, ये स्टोक्स है, ये एंटी स्टोक्स है। अब ये जो है ना, ये दोनों के लिए सेम रहता है। अब अगर आप अपनी एक्साइटिंग यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है, और इसकी एंटी स्टोक्स पूछ रहे हो ना, तो वो भी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बट आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको ये जो डिस्टेंस है ना, आपको ये वेव नंबर का ये जो डिस्टेंस है ना, आपको वो निकालना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे, तो आपको सबसे पहले तो लेमडा दे रखा है दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम फॉर द रमन, राइट, फर्स्ट केस में, एंड देन हमें स्टोक्स लाइन दे रखी है,
जो लैम्डा 1 है दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, और जो हमारा हमें लैम्डा दिया हुआ है स्टोक्स लाइन के लिए वो कितना दिया हुआ है 5100 एंगस्ट्रॉम, राइट। एंड उसके बाद हमें क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा ओनली, और इसका निकालना है हमें डिफरेंस, तो डेल्टा म्यू बार। तो अभी क्या आएगा हमारे पास, जो हमारी एक्साइटिंग लाइन है माइनस जो हमारी स्टोक्स लाइन है, ये वैल्यू आ गई, फिर ये आएगा 1 अपॉन 5000, सिंपली वैल्यू पुट करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। अब वो जो आंसर है, अब आप देखोगे ये आंसर किस चीज में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम में, तो ये भी किस में आएगा, ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम से हमने क्या करना है, सेंटीमीटर इनवर्स में लेके आनी है वैल्यू, ठीक है। वो किस में लेके आनी है, इनवर्स में लेके आनी है वैल्यू। तो सेंटीमीटर इनवर्स में जब आप लेके आओगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 392.16 सेंटीमीटर इनवर्स। कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको सॉल्व किया, राइट। अब उसने बोला कि सेम ही मटेरियल है, लेकिन अब उसका शिफ्ट कहाँ आ रहा है, एक्साइटिंग लाइन आ रही है 4000 पे, ठीक है। सेम चीज है लेकिन 4000 पे आ रही है। अब हमें क्या पता लग गया, हमें अपना शिफ्ट पता लग गया जो हमें चाहिए था, विच इज डेल्टा म्यू बार, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ऑलरेडी जो लैम्डा R2 है वो है 4000, राइट, और जो डेल्टा न्यू है वो आ रहा है 3992.16 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू, यही सेम फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग एंटी स्टोक की वैल्यू निकाल लेंगे, हम लोग यही वैल्यू निकाल लेंगे एंड देन फिर उससे इन्वर्स करके हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला, राइट। तो हमारे पास वैल्यू बन गई, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो आपके पास आएगा 1 अपॉन लैम्डा, ये डिफरेंस आ गया ना डेल्टा म्यू बार, तो आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 10⁸ अपॉन 4000। अब क्या आप बता सकते हो मैंने यहाँ पर ये 10⁸ क्यों डाला, एनीवन, कोई इस चीज को सोच सकता हो कि वो 10⁸ क्यों आया। वो आया क्योंकि जो हमारी 4000 वैल्यू है वो किसके लिए है, वो एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, हम किस में निकाल रहे हैं, ये किस में है, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमें जो हमारी यूनिट्स है उसको भी तो बराबर रखना है ना, तो इसलिए हमने इसे क्या किया 10⁸ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करो एंड फाइंड आउट करो कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट आउट यू विल सी कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 25392.16 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ रही है 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू, राइट। अगर आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो देन इट इज 3940 एंगस्ट्रॉम। एग्जैक्ट नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेटली आपके पास इतनी वैल्यू आएगी। सो अप्रोक्सीमेटली इफ यू सी क्या हमारे पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, राइट। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, यूजुअली एक ट्रांसड्यूसर को ऐसा डिवाइस लेता है जो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करे, है ना, या फिर इलेक्ट्रिकल को साउंड में करे, साउंड को इलेक्ट्रिकल में करे, मतलब ऐसे ही उसको कंसीडर किया जाता है, राइट। बट ऐसा नहीं है, जो ट्रांसड्यूसर है ना वो हर तरह की जो हमारा सिग्नल होता है ना उसको एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, हर तरह के सिग्नल को, मतलब इट्स बेसिकली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द साउंड और द ऑप्टिक्स, नो, ओके। सो इसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। So next question is the temperature at which the root mean square speed of the nitrogen molecule is equals to the escape velocity, right। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, बेसिकली इसके लिए आपको सिर्फ दो ही फॉर्मूला पता होने चाहिए कि जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू द एस्केप वेलोसिटी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है,
ठीक है, जो RMS है वो एस्केप के बराबर है, दैट मीन्स 3RT अपॉन m वुड बी इक्वल टू दिस रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GR, राइट। अब इसको स्क्वेयरिंग करोगे तो आ जाएगा 3RT अपॉन m इज इक्वल्स टू 2GR। अब यहां से हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं, सो दैट इज 2mGR अपॉन 3R। तो आपके पास अब फॉर्मूला है, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। जो 2 है वो तो रहेगा ही ऐसे। मास जो है, मास हम किसका लेंगे, नाइट्रोजन का लेंगे, विच इज 14। जी की वैल्यू क्या है, 10 है। आर की वैल्यू क्या है, गैस कांस्टेंट है, नो। आर हमारा क्या है, अब ये वाला जो आर है हमारा, ये अलग आर है और ये अलग आर है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग आर है, इन दोनों को सेम समझ के काट मत देना। ये जो आ रही हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये जो आ रही हमारा गैस कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये क्या आ गई वैल्यू, ऊपर आ गया 6.4 इंटू 10⁻6, फिर आ गया 2 इंटू 14 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 6.4 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाय 3R। तो 3, अभी R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 8.314 इंटू 10⁻3। तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल फाइंड आउट कि हमारे पास कुछ आंसर आएगा। एंड वो जो आंसर आएगा वो तो आएगा ही, बट साथ में आपके पास आएगी पावर 4 केल्विन। बेसिकली आपके पास आई थिंक आंसर आएगा जो उसके आज नियर अबाउट ही होगा। तो यहां से आपको आइडिया लग सकता है कि ओके जो हमारा ऑप्शन डी है दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो जो ऑप्शन डी है दैट इज द राइट वन। आपको यही क्वेश्चन एक्चुअली नाइट्रोजन की जगह कुछ और भी दे सकते हैं वो, तो आपको वैसे भी सॉल्व करना होगा। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको मास दिए देखो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये m की वैल्यू जो है ना वो चेंज होगी। तो m की जगह यहाँ पर अब मैंने 14 पुट की है, कोई और मॉलिक्यूल आएगा तो आप वो पुट कर देना। हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन का कर देना 2, हीलियम आएगा तो कर देना 4, राइट। सो ऐसे चेंज करोगे, सो यू विल गेट योर आंसर। सभी के लिए आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 10⁻4 केल्विन तक ही आएगा, जब तक हम थोड़ा सा बढ़ा ना दें। 10⁻5 आएगा अगर वो 10 तक चले जाएगा, बट फिलहाल के लिए इट इज अप टू 10⁻4 नाइट्रोजन तक के लिए। तो देन वी हैव अ सरफेस जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.4। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें वर्क फंक्शन W दे रखा है, राइट। वर्क फंक्शन W दिया हुआ है और उन्होंने पूछा कि काइनेटिक एनर्जी बताओ रेडिएशन को, एंड रेडिएशन की जो फोटोन एनर्जीज हैं वो हमें दे रखी हैं, राइट। सो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, 3 - 2 करेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है, देखो हमें रेशियो लेनी है काइनेटिक एनर्जीज की, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी 1 is equals to 3 minus 2.4, kinetic energy 2 is equals to 4 minus 2.4 values. This is 4 minus 2.4, right? बेसिकली हम यूज कर रहे हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू द फोटोन एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 0.6 यूनिट्स है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको सॉल्व करोगे आओगे 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों की क्या लेनी है, आपको रेशियो लेनी है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 which is equals to 0.6 upon 1.6. Now solve this. So point decimal will cancel out. We get 3/8. So 3/8. D is the right answer.
Easy question. Next question is, okay, this is the formula you can note down. Kinetic energy is equals to, this is the energy of the photon minus the work function. इसको यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया. Then the dimensions of epsilon naught and mu naught, they are same as that of. अब इसके ना दो तरीके हैं. अब आप देखो कि आपको कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा यूज करना है. सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो फ्रॉम दी EM वेव्स, राइट, कि जो हमारा C है दैट इज इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से जब आप ये फॉर्मूला बना लोगे, इसकी स्क्वेयरिंग करके इसको उधर ले जाके, देन यू विल सी कि C क्या है, एक तरह की वेलोसिटी है. तो आपके पास 1/वेलोसिटी स्क्वायर आ गया, जिसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी रेज टू पावर -2. तो एक तो आपका ऑप्शन आप यहां से कर सकते हो. दूसरा क्या है कि आपको एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू याद हो एंड देन आप उसको क्या करो, सॉल्व करो. एक ऑप्शन वो है, ठीक है. दोनों ही सही है, दोनों में से कैसे भी कर सकते हो. आई प्रिफर दिस वन, सो हियर वी गो. सो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यस, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि उसकी पावर जो है वो है -2. Then the next question is हमारे पास क्या है, दो कोहेरेंट सोर्सेज है जिनकी इंटेंसिटी रेशियो दे रखी है 25:4 एंड दे आर यूज्ड इन द इंटरफेरेंस पैटर्न एक्सपेरिमेंट. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू द मिनिमा. ये फॉर्मूला खुद ही अपने आप में ही इतना इंपॉर्टेंट है कि इतनी बारी डिस्कस हो चुका है ये क्लास में भी. जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ. मल्टीपल टाइम्स इसको बोला जाता है, बच्चे कई बार इग्नोर कर देते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स इजी ऑल्सो, राइट. उन्होंने बोला कि इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है विच इज गिवन टू बी 25/4. वो क्या पूछ रहे हैं कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू बताओ आप, राइट. तो अब आपने क्या करना है, आपको मालूम है दिस इज इक्वल्स टू A1²/A2², राइट. तो अगर आपको A1/A2 की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगी 5/2 इन दोनों के रिलेशन से, राइट. आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको मैक्सिमा और मिनिमम निकालना है. तो जो आई मैक्सिमा है और अपॉन जो आई मिनिमा है दैट कम्स आउट टू बी A1 + A2 अपॉन A1 - A2 होल स्क्वायर. वैल्यू पुट करोगे 5/2, 5 - 2 होल स्क्वायर. तो 5 + 2 7 स्क्वायर 49 अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज 9. तो 49/9 इज द आंसर. तो ऑप्शन ए इज राइट. अब इसके अलावा एक और चीज भी है, हो सकता है मतलब अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा का फॉर्मूला याद है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ओनली, तो ये वैल्यू क्या आएगी, अगर इनका अंडर रूट लूंगी तो आएगा 5/2. सेम वैल्यू आएगी. तो 5 + 2 स्क्वायर 5 - 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 3 स्क्वायर 9. तो दोनों में आपके पास सेम ही आंसर आया. आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ इट इज गिवन कि हमें क्या निकालना है, हमें हाफ लाइफ निकालनी है एक एलिमेंट्री पार्टिकल की जिसकी स्पीड हमें दे रखी है 0.9 c एंड वी हैव टू फाइंड द प्रॉपर हाफ लाइफ. तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, राइट.
अब इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या यूज करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू टी नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक मोशन का हमारा क्वेश्चन है। तो t इज इक्वल्स टू टी नॉट हमें दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर क्या है 0.9 सी का स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट। तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे आपके पास आंसर क्या आ रहा है। सिंपल इसको सॉल्व करना है। देखो सी स्क्वायर तो हमारे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 0.9 का स्क्वायर बचेगा, दैट इज 0.81। उससे 1 माइनस करो, उसका रूट लो एंड 5 से उसको डिवाइड करो, देन यू विल सी की पावर तो चलो ये सेम ही है। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11.47 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड, विच इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 11.47 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था, देन यू कैन इजीली सॉल्व। Then we have a circuit having resistance R in series and a parallel combination of L and C, right? जिसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी हुई है बेसिकली इट्स 1/2 पाई अंडर रूट एल सी यहाँ पर ना, ये राइट। सो द इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट वुड बी, क्या इम्पिडेंस होगी, so it is going to be purely ohmic and very large. So option A is going to be the right answer here. अगर हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस है देन इम्पीडेंस इज गोइंग टू बी प्योरली ओहमिक एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज। रेजिस्टेंस है तो ओहमिक रहेगी। देन द ट्रूथ टेबल इज गिवन। अब आप देखोगे ट्रूथ टेबल जब आप करते हो ना, तब एक तो होता है पूरा पूरा सॉल्व करो, लेकिन आप पेपर के लिए नहीं कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप क्या करते हो, आप ये चीज देखते हो, अच्छा इतने अगर 1 0 आई तो ये होगा, अगर ये मतलब आप ये चीज नोट करते हो, ठीक है। जब आप ऐड करते हो चीजों को कि हाँ अगर दोनों 0 आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एक भी 1 है तो आपके पास आउटपुट आएगी, तो आप और के लिए देख लेते हो। एंड में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। सो सेम थिंग आपको इन टेबल के साथ भी करनी है। आप देखो जहां जहां पर भी 0 है ना, वहां पर आपके पास आउटपुट 1 आ रही है, जहां पर आपके पास 0 नहीं है वहां पर आउटपुट नहीं आ रही है आपके पास। तो ये किस केस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट के केस में होता है, ठीक है। ये तो एलिमिनेशन में नहीं चले जाते हैं, तो नॉर और नैंड रह जाता है। एंड सो अगर आपको ये चीज आपने फिगर आउट कर ली हो तो आप देखते सार अपना विदाउट टाइम वेस्ट किए कि आप उसका सर्किट ड्रॉ करो, उसकी अलग अलग वैल्यू पुट करके देखो, एक अपना टेबल बनाओ, फिर उसके साथ मैच करो। अगर आपको ये चीज मालूम है विद इन 1 सेकेंड यू कैन डू योर क्वेश्चन, राइट। विल बी डूइंग दिस, एवरीथिंग विल बी कवरिंग इन द क्लास। Now, when a JFET is operated above pitch of voltage, the drain current। देखो जब आप JFET को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो पहले तो इंक्रीज होता है, फिर ना वो सेचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन की बात हो रही है ना, वो सेचुरेशन रीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो सेचुरेशन पे क्या होता है, हमारी जो वैल्यू है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, वो आगे इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज नहीं करती, उसमें चेंज इतना ज्यादा नहीं आता, ठीक है। So that means option B is going to be the right answer. That is, it becomes constant. So option B would be the right one. Okay. Now they are given the ionization enthalpy for hydrogen. Okay, this is raised to power 12, raised to power 6 joules per mole, and the energy required to excite the electron in the atom from N1 to 2 is given as, देखो जो एनर्जी है that is given to be E नॉट Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। अब यहाँ पर Z तो हमारा सेम है, तो Z की कोई बात नहीं है, सिर्फ N चेंज हो रहा है। N कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 1 to 2 चेंज हो रहा है, राइट। तो जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, E ओके, ये तो साथ में ही है, नॉट पावर, इसके साथ में ही है,
1.312 into 10 raised to power minus 6 plus 6 minus 1.312 into 10 raised to power 6 अपॉन 1 स्क्वायर. बेसिकली ये 2 का स्क्वायर है, फाइनल के लिए ये 1 का स्क्वायर है, राइट. अगर आप इनके भी वैल्यूज निकालोगे एंड उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, then you will get your answer which comes out to be option A, that is 9.84 into 10 raised to power 5. okay, ये पावर 5 है, जूल पर मोल. okay, so you get 9.84 into 10 raised to power 5 जूल पर मोल. then which of the following resources can be recycled? so इनमें से अब कौन से जो लाइक रिसोर्सेज है जो आप रिसाइकल कर सकते हो? सो जो आयरन है हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, राइट. सो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है. सो दैट वाज इट, दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द DSSSB. हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारे थे उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप that you like this session. Thank you so much and wish to see you again.